जय हिंद साथियों। मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम जिसका एग्जाम होने वाला है 30 जुलाई और 31 जुलाई को, उसमें यह सभी क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए यह सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है और किस प्रकार पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है सवाल नंबर 11 कि नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी गुजरात। साथियों, आप सभी से सवाल नंबर 11 पूछा जा रहा है कि नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। आप सभी को 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। चलिए, नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है आप सभी को बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए देखिए, नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो स्थित है वो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वो जो स्थित है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है? काफ़ी साधारण क्वेश्चन है और काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है सवाल नंबर 10 में कि निम्न में से किस देशों को पवनों का देश कहा जाता है? कौन से देश को हम पवन देश कहते हैं, पवनों का देश कहते हैं? ए यूएसए, या बी भारत, या सी जापान, या डी डेनमार्क। साथियों, आप सभी को बताना है। सवाल नंबर 10 पूछा जा रहा है कि देश, कौन से देश जिसको हम पवनों का देश कहते हैं? यूएसए, भारत, जापान और डेनमार्क। कौन सा ऑप्शन सही होगा? साथियों, बिहार पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन जो है इस प्रकार आप सभी से पूछेगा, बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन आप सभी से पूछेगा। इस बार जो बिहार पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो मीडियम ही रहेगा, ना ज़्यादा हार्ड नहीं ज़्यादा लेवल लो रहेगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप सभी का जो पेपर है काफ़ी अच्छा जाएगा, आप सभी का जो पेपर है काफ़ी अच्छा जाएगा। बस 5 दिन, अभी से 5 दिन जितने दिन बचे हुए हैं इसमें आप अच्छे से हार्डवर्क करिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। 5 से 6 घंटा पढ़ाई कीजिए बढ़िया से, जितना हो सके उतना कॉमेडी वीडियो फालतू का सोशल मीडिया पर ना ज़्यादा ऑनलाइन रहें, जितना हो सके अच्छा वीडियो देखें, एजुकेशन वीडियो देखें, ताकि जितना हो सके उतना आप एजुकेशन से जुड़े रहें। 5 दिन जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। बिल्कुल आप सभी का बिहार पॉलिटेक्निक के एक अच्छे खासे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक में उतना भी ज़्यादा, जैसे आप जेई मेंस और नीट जैसे भी एग्ज़ाम टॉप लेवल की नहीं ली जाती है, जिस तरह से आप घबरा रहे हैं, आप सभी से बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 3 कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः और सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती है? ए भूतापीय ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, या सी जीवाश्मी ईंधन, या डी जैव मात्रा। साथियों, सवाल नंबर 3 आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो हम सौर ऊर्जा उपयोग में लाते हैं वो अधिकांश सौर ऊर्जा को हम निरूपित करते हैं। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं करती है? भूतापीय, पवन, या जीवाश्मी, या जैव। आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 3 का सही ऑप्शन कौन सा होगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा जिसे हम यूज़ करते हैं और सौर ऊर्जा के मदद से सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न भी नहीं होती है। तो देखिए, जैव मात्रा जो होती है ना, जैव मात्रा ऊर्जा जो होती है इसमें सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती है। तो सवाल नंबर 3 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 1 है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन से नहीं करते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन से नहीं करते हैं? ए धूप वाले दिन से, या बी बादलों वाले दिन से, या सी गर्म दिन से, या डी पवनों वाले दिन से। साथियों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आप सभी को ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर बैठते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में आप गलत कर देते हैं।
इसी तरह का आपको बिहार पॉलिटेक्निक 30 जुलाई को आपको मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है, एकदम हूबहू यही क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आप सभी से पूछा जा रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ए धूप वाले दिन में, या बी बादलों वाले दिन में, या सी गर्म दिन में, या डी पवनों वाला दिन में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? चलिए आप सभी को बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए, हमें सूर्य से अगर हमको गर्म जल प्राप्त करना है तो इसमें से कौन सा, यहाँ पर कहा है हमें गर्म जल प्राप्त करना है, तो ये 4 ऑप्शन में से कौन से दिन हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर धूप वाले दिन में हम प्राप्त कर सकते हैं, गर्म दिन में भी प्राप्त कर सकते हैं, पवनों वाले दिन में भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बादलों वाले दिन, जिस दिन बारिश होने वाला है, उस दिन हमको सौर जल तापक मतलब हीट टेम्परेचर हमको मिल पाएगा, हीट टेम्परेचर मिल पाएगा बादल वाले दिन। तो बादल वाले दिन में हमको हीट टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा। तो सवाल नंबर 1 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है? सवाल नंबर 24 कि नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन को प्रयोग करते हैं? नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? ए पेट्रोल, या बी प्राकृतिक गैस, या सी मीथेन गैस, या डी हाइड्रोजन गैस। सवाल नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम कौन सा ईंधन का प्रयोग करते हैं? चलिए आप सभी को बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सभी को बताना है। तो देखिए, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा जो हम प्राप्त करते हैं उस ईंधन को नाम है हाइड्रोजन गैस, वो ईंधन है हाइड्रोजन गैस। तो सवाल नंबर 24 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी होगा। सवाल नंबर 24 का जो सही ऑप्शन होगा वो है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार और क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 22 कि सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। ए धूप वाले दिन में, या बी बादलों वाले दिन में, या सी गर्म दिन में, या डी तूफानी दिन में। सवाल नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सभी को बताना है कि सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा घुमा दिया है। सौर जल मतलब हीट टेम्परेचर वाले जो जल होते हैं उसमें गर्म पानी पीने के लिए कौन से दिन हम नहीं कर सकते हैं, कौन से दिन उपयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब सूर्य से जो जल हीट होती है वो कौन से दिन हम नहीं पी सकते हैं, कौन से दिन हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, सौर जल ऊष्मक का उपयोग। तो आप सभी जानते हैं कि धूप वाले दिन तो धूप उगेगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारा पानी टेम्परेचर देगा। बादलों वाले दिन में बारिश होगा, बादलों वाले दिन में बारिश होगा तो उस दिन सौर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा, सौर का जो टेम्परेचर है वो लो रहेगा। तो हमको जो है वाटर जो है वो पानी जो है वो गर्म नहीं हो पाएगा, तो उस दिन हम सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं कर पाएंगे। तो सवाल नंबर 22 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन आप सभी को गुमराह करने के लिए देगा, बिल्कुल आप सभी को ऐसा ही क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। तो आप सभी को कंसेप्ट बढ़िया से होना चाहिए याद। आप सभी को हम बता दें कि फिजिक्स में अगर आप सभी का अभी तक भी लाजवाब तैयारी नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है कि फिजिक्स सब्जेक्ट का सबसे वीवीआई जो चैप्टर है वो लाइट्स है, और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा चैप्टर है हीट। यह सभी जो चैप्टर है ना, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। लाइट्स और इलेक्ट्रिसिटी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिजिक्स में आपका 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपका क्या कहते हैं केमिस्ट्री में अगर कार्बन चैप्टर और पीरियोडिक टेबल आपका सही रहेगा तो 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैथ में त्रिकोणमिति और प्रोबेबिलिटी, यह सभी जो चैप्टर है, यह सभी चैप्टर अगर आपका कंसेप्ट सही रहेगा तो उसमें भी 10 नंबर लाने से कोई नहीं रख सकता है। मतलब कहा जा सके कि 2 से 3 दिन अगर आप यह 2-3 चैप्टर जो है, 2-2 चैप्टर जो है, अगर तीनों चैप्टर को अगर अच्छे से अगर देख लेते हैं तो आपको 30 नंबर, 90 में 30 नंबर आपको ईजिली आ जाएंगे। ये हम 100% आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 22 कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? देखिए यहाँ पर आप सभी से ऐसे भी पूछता है कि निम्नलिखित में से
उपयोग खाना बनाने के लिए, किसका उपयोग हम खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में करते हैं, मगर यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया है कि नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में सही से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शन देखकर ही उसके मन में लड्डू फूटने लगता है कि इसका तो ऑप्शन सही होगा एलपीजी, इसका जो ऑप्शन होगा एलपीजी, और वह गलती कर बैठते हैं। इसलिए आप जितना हो सके पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, एग्जाम सेंटर में आप जाकर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही ऑप्शन को देखिएगा, उसके बाद सही कीजिएगा, टिक मारिएगा। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन पेपर में ही टिक लगाइएगा, उसके बाद ही OMR शीट भरना है। OMR शीट पहले आप नहीं भर दीजिएगा, पहले एक बार क्वेश्चन में टिक लगा लीजिएगा, उसके बाद OMR शीट में भरिएगा, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपके क्वेश्चन में ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद OMR में सही सही भरना है। ठीक है ना। चलिए, आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग हम खाना बनाने वाले नहीं कर सकते हैं, A CNG का, या B LPG का, या C बायोगैस का, या D कोयला का। चलिए, आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 12 का सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए, खाना बनाने के लिए हम अगर किसी ईंधन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो वो है CNG जो है ना, उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन होगा A। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 25 कि जब सूर्य प्रकाश का वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। सवाल नंबर 25 पूछा जा रहा है कि जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म जो कण है किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता के प्रकीर्णन करते हैं, A लाल का, या B नारंगी का, या C हरा का, या D नीला का। सवाल नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सभी को बताना है कि जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण, एकदम छोटा कण, कौन से रंग से प्रकाश को अधिक प्रबलता प्रकीर्णन करती है। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, सवाल नंबर 25 में जो आप सभी से पूछा जा रहा है कि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो उसमें जो छोटे छोटे कण प्रकाश के रंगों में सबसे अधिक जो दिखाई देती है, आकाश के रंगों में, वो कौन सी रंग दिखाई देती है, वो नीला रंग दिखाई देती है। नीला का प्रबलता सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होती है। तो सवाल नंबर 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 22 कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिक झुकता प्रकाश की किरण का कौन सा रंग होता है, A नीला, B लाल, C हरा, या D बैंगनी। साथियों, यह जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में बहुत ही बार पूछा गया है, 17 में, 16 में, 13 में, 10 में, 2010 में, यह सभी जो ईयर है यह सभी में यह क्वेश्चन को पूछा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है और आप सभी जानते भी हैं, क्योंकि यह सभी टीचर, सभी हमने भी कितने वीडियो में यह क्वेश्चन को बता चुके हैं। आप मैट्रिक के एग्ज़ाम में, 9th में भी, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, यह सभी में यह क्वेश्चन को आप देख चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी से पूछ रहा है कि श्वेत प्रकाश कांच का एक प्रिज्म है, तो उससे अगर अधिक जैसे प्रकाश की किरणें गुजारा जाता है तो उसमें कौन से रंग जिसका अधिक झुकी प्रतीत होती है, कौन सा रंग का प्रकाश जो है वो बहुत ही झुकी प्रतीत होती है, नीला, लाल, हरा और बैंगनी। सवाल नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, लाल का जो प्रकीर्णन होती है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए वो झुकती नहीं है। ठीक है, लाल का जो प्रकीर्णन होती है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए वो झुकती नहीं है। और बैंगनी का जो प्रकीर्णन जो होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए वो झुक जाती है। प्रकाश के कांच के प्रिज्म में जो अगर प्रकाश को अगर गुजारा जाता है तो उसमें सभी रंगों को गुजारा जाता है, उसमें से बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है ना वो अधिक झुक जाता है, क्योंकि उसमें प्रकीर्णन वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। ठीक है, तो सवाल नंबर 22 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 34 की एक एंगस्ट्रम का मान क्या होगा। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होगा, A 10⁻−10 मीटर, या B 10⁻8 मीटर, या C 10⁻11 मीटर, या D इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी का यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 34 का सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, एक एंगस्ट्रम जो होता है
वो किसके कितने घात के बराबर होते हैं, वो होते हैं 10 पर घात 10 माइनस 10 मीटर के बराबर। ठीक है, तो सवाल नंबर 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप 2022 मतलब 30 जुलाई को आने के लिए इसको आमंत्रित कर दीजिए। यह क्वेश्चन को 30 जुलाई को आने के लिए आमंत्रित कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन को डालेगा, क्योंकि 2021 में यह क्वेश्चन को नहीं डाला गया था। यह क्वेश्चन को 2021 में नहीं डाला गया था, तो इस बार चांस है कि यह क्वेश्चन को डाला जाएगा, क्योंकि काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। 1 साल 2 साल बीत कर करके यह क्वेश्चन को डाला जाता है। इस क्वेश्चन को हर साल डाला जाता है। ठीक है, चलिए आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 2 कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का प्रतीत कैसा होता है। मतलब चंद्रमा पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर अगर आकाश को दिखता है तो आकाश का रंग कैसा दिखता है। ए नीला, बी उजला, या डी सी लाल, या डी काला। आप सभी पृथ्वी पर से आकाश को देखते हैं तो आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा होता है। तो आकाश चंद्रमा पर से देखिएगा आकाश को, तो आकाश जो दिखता है वो काला दिखता है। काला दिखने का कारण क्या है, क्योंकि प्रकाश चंद्रमा पर सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी होने के कारण, वहाँ पर प्रकाश की प्रकिरण न रहने के कारण वहाँ पर जो दिखाई देती है प्रतीत वो काला दिखाई देती है। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है सवाल नंबर 20 की मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ए नेत्रोद अंतरस्थ अंतरपृष्ठ पर, या बी अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, या सी कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 20 का सही ऑप्शन कौन सा होगा कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो किरणें होती है वो अपवर्तन होती है कैसे, सबसे ज़्यादा किससे अपरिवर्तन होते हैं, नेत्रोद या अभिनेत्र या कोर्निया, या इनमें से किसी से भी नहीं। सवाल नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। तो देखिए नेत्र में प्रवेश करने वाली जितने भी लाइट्स हमारे होते हैं वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से ही वो अपवर्तन करते हैं। ठीक है, वो बाहरी कॉर्निया से ही आवागमन करती है। ठीक है ना, जितने भी लाइट्स हमारे किरणें आंखों में घुसती है वो कॉर्निया से होकर ही गुजरती है। तो सवाल नंबर 20 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 16 पूछ रहा है कि किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ए निकट दृष्टि दोष, बी दीर्घ दृष्टि दोष, या सी जड़ा दृष्टि दोष, या डी मोतियाबिंद। साथियों आप सभी से ऐसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि जिसको ऐसा मरीज जिसको नज़दीक की वस्तु भी नहीं दिख रही है और दूर की वस्तु भी नहीं दिख रही है, तो उसको दोनों लेंस कौन सा संशोधित किया जा सकता है, कैसा लेंस द्वारा लगाकर इसको उपयोग किया जा सकता है। ए निकट दृष्टि दोष में तो आप सभी जानते हैं दूर की वस्तु साफ साफ दिख रही होगी, मतलब निकट दृष्टि दोष में तो आप सभी जानते हैं कि इसमें अवतल लेंस लगेगा, और दीर्घ दृष्टि दोष में आप सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर बोला जा रहा है कि अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का प्रयोग किया जा रहा है, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें कौन सा संशोधित किया जाएगा। तो देखिए जाड़ा दृष्टि दोष होती है ना, जाड़ा दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक की वस्तु भी साफ साफ नहीं दिखती है और दूर की वस्तु भी साफ साफ नहीं दिखती है, उसे जो है जाड़ा दृष्टि दोष हो जाती है। ठीक है, तो सवाल नंबर 16 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 13 कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र द्वारा जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अलग अलग दूरियों पर वस्तु को फोकसित करती है, ऐसा पाने का रीजन क्या है। ए जड़ा दृष्टि दोष के कारण, या बी समंजन के कारण, या सी निकट दृष्टि दोष के कारण, या डी दीर्घ दृष्टि दोष के कारण। आप सभी से पूछा जा रहा है कि एक नॉर्मल आंख से अलग अलग दूरियों की फोकस दूरी एक रखी वस्तु को आराम से देख लेता है, वो कैसे, इसका होने का कारण क्या है। तो यह है समंजन क्षमता के कारण। समंजन
आँखों में जब तक समंजन क्षमता रहेगी तब तक आप अलग अलग दूरियों की आसानी से फोकस दूरी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 13 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथियों, आज का क्वेश्चन जो था वो 15 क्वेश्चन था फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई लाइट चैप्टर से। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक। 15 में 15 आप सभी का सही होना चाहिए, क्योंकि यह सभी जो क्वेश्चन था काफ़ी सरलता क्वेश्चन था, सभी के सभी इजी क्वेश्चन थे। ठीक है ना, यह सभी क्वेश्चन आप सभी को लगभग चांस है कि 30 जुलाई को पूछेगा। ठीक है ना, 30 जुलाई को आप सभी से पूछेगा बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो आप सभी बताइएगा ज़रूर कि कितना आप सभी का क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।